चलिए बच्चों, तो बेटा आज अपन डिस्कशन करेंगे। अपन ने जो अंकेक्षण रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, अंकेक्षण रिपोर्ट के अंदर अपन ने चर्चा की थी कि कुछ बिंदु आते हैं जिनमें हम लोगों को अपनी रिपोर्ट बनानी होती है, और ये सारे हमने चर्चा की थी अगर आपको याद हो तो। और मैंने बताया था इसके अंदर कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनमें जो सभी इकाइयों के जो है अंकेक्षण के दौरान आते ही हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं इसके अंदर जो कुछ इकाइयों के अंकेक्षण में नहीं आते। यानी ये इकाई के उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन से पॉइंट उसके अंकेक्षण रिपोर्ट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। मुख्य तौर पे वैसे सारे ही आते हैं, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक बिंदु हैं जो हमने कहा था कि नहीं आते। जैसे ये वाला बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु हर किसी रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको जो है ये वाला पॉइंट भी आपको शायद ना मिले, ठीक है। और कुछ और मामले हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो इकाई के प्रकृति के अनुसार आता है। हमने दो चर्चा की थी, एक तो शीर्षक पे और एक प्रेषिती, यानी जिसको हमने कहा था कि एड्रेसी भी कहा जाता है या एड्रेसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप एक रिपोर्ट सेंड करते हैं, जिसके हमने कहा था कि इसके अंदर आप उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के लिए आपने ये राय बनाई है, उस व्यक्ति का नाम इसके अंदर लिखा जाता है। सामान्य तौर पर ये अगर आपकी इकाई के ऊपर कोई अधिनियम लागू होता है तो उसमें लिखा हुआ अगर है तो जो वो बताएगा या जिसके लिए लिखा गया है उसी को आप राय देंगे। यदि आपकी इकाई के ऊपर कोई अधिनियम लागू नहीं होता या अधिनियम में नहीं बताया गया है कि आपको किसे रिपोर्ट देनी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी उस इकाई के मालिक हैं, उससे भी पहले एक और चीज थी कि आपने जो नियुक्ति की शर्तों स्वीकार करी होंगी उसमें जिसका नाम लिखा गया था उसे जो है आप देंगे। और अगर वो भी नहीं है तो फिर जो इकाई के मालिक होते हैं, उसके जो स्वामी होते हैं, उनको ये दी जाती है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है अंकेक्षक की राय। ये सबसे महत्वपूर्ण पैरा होता है किसी भी रिपोर्ट का, और सामान्य तौर पर इस पैरा को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। यानी इस जो ये राय का पैरा है इसमें दो भागों में हम लोग विभाजित करेंगे इसे, ठीक है। कैसे करते हैं मैं अब जब आप इसको बनाएंगे तब कैसे लिखेंगे और वैसे कैसे लिखते हैं मैं दोनों आपको बता देता हूं। यहां जैसे ऑर्डर्स ओपिनियन आएगा। अच्छा, एक बात और खास तौर पे मैंने कहा था कि ये जो टाइटल है यानी शीर्षक है या प्रेषिती यानी एड्रेसी है, उसमें आपको यहां लिखना नहीं होता टाइटल, प्रेषिती या एड्रेसी, सीधा लिख देते हैं टाइटल, सीधा टाइटल लिख दिया, यानी जो भी इसका शीर्षक है रिपोर्ट का, सीधा आपने रिपोर्ट का शीर्षक लिख दिया। और एड्रेसी में भी सीधा लिख दिया टू मेंबर्स या जो भी है। लेकिन बाकी जितने भी आप पढ़ने वाले हैं अब नीचे, उन सब में हेडिंग लिखनी है। जैसे हमने लिखा हेडिंग, अब इसके नीचे इसमें दो पैरा बनेंगे। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट कभी भी पॉइंट में नहीं बनती है, कुछ एक को छोड़ के, एक दो पॉइंट हैं आगे उनको छोड़ दूं मैं, तो बाकी जितना भी इसके अंदर मैटर लिखा जाता है वो सारा का सारा मैटर पैरा में लिखा जाता है। तो इसमें दो पैरा बनेंगे, एक में तो पूरी तरीके से ओपिनियन ही जाएगी, यानी आपकी जो भी राय है। और ये राय कैसे बनती है ये मैं आपको बताऊंगा। जो हमने आगे कहा था कि एक 705 है अंकेक्षण मानक और 706 है, उसमें हम आपको बताएंगे कि राय कैसे बनानी है या किस तरह की राय आपको व्यक्त करनी होती है। उसके अंदर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ऊपर एक पैरा और होता है जो आता, तो राय जो है हमारा पैरा उसी में, लेकिन उसमें एक्चुअल में राय नहीं होती। यानी ये अंकेक्षक राय जो पैरा है, इसका दो में विभाजन किया जाता है। एक में तो अंकेक्षक की वित्तीय विवरण पर राय, राय मतलब पूरी तरीके से राय, जो कि हम लोग अंकेक्षण मानक 705 और 706 के अनुसार बनाएंगे, जिसमें अंकेक्षक बताता है कि इस इकाई के वित्तीय विवरण सही एवं उचित राय व्यक्त करते हैं या नहीं, या क्या इस इकाई के वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णन से मुक्त है या नहीं, या इस इकाई के वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। ये सब बातें अंकेक्षक उसके अंदर लिखता है, ठीक है। और दूसरा जो है, यानी वैसे देखें तो पहला पैरा, इसमें अंकेक्षक कुछ सामान्य बातें बताता है। सामान्य बातें ऐसे लिखे, इकाई के बारे में सामान्य बातें। सामान्य बातों से मेरा मतलब बिल्कुल सामान्य बातें ही हैं, ठीक है ना। मतलब सच में भी सामान्य बातें हैं। आप कहेंगे सर इतना भी कितना, मतलब मैं बताता हूं। इकाई के बारे में कुछ सामान्य बातें, वो हम लोग इसके अंदर
लिखते हैं। अभी सामान्य बातें क्या होती है, जैसे आप जिस इकाई का अंकेक्षण कर रहे हैं उसका नाम, है ना, किस वित्तीय वर्ष की आप अंकेक्षण कर रहे हैं उस वर्ष का नाम या उस वर्ष का समय अवधि, आपने अंकेक्षण करा है ये बात भी लिखे, यानी ये तथ्य कि हमने अंकेक्षण करा है। ठीक है, आपने जिन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करा उनके नाम, यानी उन वित्तीय विवरणों में क्या शामिल होता है, जैसे चिट्ठा है, लाभानी खाता है, नगद प्रवाह विवरण है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर कोई आप ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, धारा 8 वाली कंपनियां होती हैं जो, तो उस वाली परिस्थिति में हम लोग ये लिखते हैं कि भाई इसके अंदर उसके अंदर लाभानी खाता नहीं बनता, वहां पे क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, आय एवं व्यय खाता। वहां पे इस बैलेंस शीट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है ना, तो वहां पे फिर उसका नाम लिखो। तो ये कुछ सामान्य बातें हम लोग बताते हैं इकाई के जो भी उपयोग करता है वित्तीय विवरणों के। ये बताना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम लोग जब तक ये बात उन्हें नहीं बताएंगे तब तक हो सकता है कि शायद वो ये ना समझ पाए कि इन वित्तीय विवरणों में क्या क्या शामिल है। तो हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो, उनको पता चले कि हाँ भाई हमारी राय में, हमारे वित्तीय विवरणों में किस तरह की राय का विवरण दिया गया है या किस इकाई पे दिया गया। और ये कुछ सामान्य बातें हैं, हम इसको पैरा के फॉर्म में लिखते हैं। क्या क्या सामान्य बातें लिखते हैं, देखिए, उस संस्था को चिन्हित करना जिसके वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया गया है, यानी उस संस्था को चिन्हित करना। सिंपल शब्दों में बोले तो उस संस्था का नाम बताना। अब आप कहेंगे सर ये तो हम पता ही होगा ना, ये तो पता ही होगा। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है, देखो, अंकेक्षण रिपोर्ट हमेशा उस इकाई के जो अंशधारक के वही प्रयोग नहीं करते, कुछ बाहर के लोग भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे बैंक है। अब बैंक के पास, अब एक बार बैंक के उससे सोचो कि बैंक के पास तो 50 कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट आती है क्योंकि उनको 50 कंपनियों को लोन देना है। अब ऑडिट रिपोर्ट में अगर ये ना लिखा हो कि किस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है, तो मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा। तो हमेशा हमें उस वाले दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि उस अंकेक्षण रिपोर्ट का, वित्तीय विवरणों का प्रयोग कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जो उस इकाई से संबंधित नहीं है। इकाई में जरूरी है लेकिन इकाई से संबंधित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। बताएंगे कि वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षक यह तथ्य, ठीक है ना, यह तथ्य की अंकेक्षण किया गया है, यह तथ्य की अंकेक्षण किया गया है। वित्तीय विवरण वाले प्रत्येक विवरण के शीर्षक को चिन्हित करना, मतलब क्या है इसका मतलब, ये कि प्रत्येक वित्तीय विवरण का शीर्षक बताया जाएगा, नाम लिखा जाएगा वित्तीय विवरण का। आप कहेंगे सर वित्तीय विवरण का क्या शीर्षक होता है ना, चिट्ठा, लाभानी खाता, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा कि हमने, मैं आपको भी पैरा बनाकर बताऊंगा, अब रुको, उसमें सारी चीजें आएंगी, लाभानी खाता, चिट्ठा या नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित नोट्स का संदर्भन, यानी आपने जिन जिन लेखांकन नीतियों का इकाई ने प्रयोग किया है उसका। और वित्तीय विवरण शामिल करने वाले प्रत्येक वित्तीय विवरण की तारीख या उसके अंतर्गत आने वाली अवधि निर्दिष्ट करेंगे। वित्तीय विवरणों का इसमें लिख देते हैं एवं उनकी अवधि, तारीख की जगह अवधि लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये कि जो भी आपकी महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनका सारांश, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो है बतानी होती हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको लिखनी होंगी। अब मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। हम यहाँ चलते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे पहला जो पैरा बनेगा उसमें क्या इकाई अंकेक्षण क्या लिखता है, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा फिर उसको हिंदी में बोलूंगा, तो आप दोनों बातें सुनिएगा। वी हैव, सारी बातें आएंगी इसके अंदर। चालू होती है इस बात से कि हम ये बताएं, ये तथ्य बताएं कि हमने जो है अंकेक्षण किया है, ये तथ्य आपको बताना है। जैसे वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जेड लिमिटेड, इसमें दो बातें आ गई, एक तो इकाई का नाम आ गया और एक ये तथ्य आ गया कि हमने अंकेक्षण करा है। तो वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जेड लिमिटेड, और अगर बेहतर शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है, विच इंक्लूड्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 ऑफ मार्च। अब देखो हमने अंकेक्षण करा, ये तथ्य आ गया, किस इकाई का करा है उसका नाम आ गया, उसके वित्तीय विवरणों के नाम लिख रहे हैं, बैलेंस शीट बोला पहला और बैलेंस शीट का पीरियड भी बता दिया। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स या विच इंक्लूड्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 ऑफ मार्च एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड।
बैलेंस शीट में पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एज ऑन होता है और P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉर द पीरियड होता है. सो वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द Z लिमिटेड व्हिच इंक्लूड्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2000 जो भी आगे ईयर है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड, आगे जो भी तारीख है. वी हैव ऑल्सो एग्जामिन्ड अब अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में. वी हैव ऑल्सो एग्जामिन्ड द समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स यूज्ड बाय द एंटिटी. अब इसमें सब आगे कैसे, अब मैं हिंदी में बोलता हूं. हमने फलाना फलाना कंपनी का नाम, उदाहरण के तौर पे XYZ लिमिटेड, हमने XYZ के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है. इन वित्तीय विवरणों में चिट्ठा जो कि 31 मार्च की तारीख पर एवं लाभ हानि खाता और नगद प्रवाह विवरण जो कि 31 मार्च 2000 जो भी ईयर है उस अवधि के लिए बनाया हुआ है. हमने इस इकाई की लेखांकन नीतियों के सारांश की भी जांच की. अब ये पैरा आपने बनाया तो इसमें हमने कहीं राय नहीं दी, इसमें कहीं राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसमें इकाई के बारे में बहुत सारी बातें बता दी. ठीक है, बहुत सारी बातें हमने बता दी इकाई के बारे में, तो वो सारा आपको इसके अंदर बताना होता है. ठीक है, बड़ा आसान सा है, कोई ज्यादा मुश्किल लंबा चौड़ा काम नहीं. इसमें राय नहीं बताई हमने से इकाई के बारे में, क्योंकि हम समझते हैं कि राय देने से पहले ये बताना जरूरी है कि किस इकाई का आप अंकेक्षण कर रहे हैं, कैसा अंकेक्षण कर रहे हैं और किस चीज के बारे में आपने इसके अंदर अपनी राय दी है. तो ये सब बताना बेहद आवश्यक होता है. तो इस तरीके से एक अंकेक्षक अपनी राय बनाने से पहले ये पैरा बनाएगा. ठीक है, अच्छा राय कैसे बनेगी, जैसा मैंने आपको कहा अभी भी कि राय बनाने के लिए हम आपको बताएंगे आगे. और राय के कितने प्रकार होते हैं पीछे मैं आपको बता चुका कि एक संशोधित और एक असंशोधित राय, ये हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं. ठीक है, हम राय कैसे बनती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऐसे 705 और 706 के. हाँ, राय के दो प्रकार होते हैं, ये मैंने पहले बता दिया, मैं यहां लिख देता हूं. राय के दो प्रकार होते हैं, संशोधित और असंशोधित. संशोधित और असंशोधित, ये दो प्रकार के जो है इकाई के राय होती है. ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला पैरा आता है वो आता है राय का आधार. अब ये पैरा बहुत महत्वपूर्ण होता है. देखो अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं आप पढ़ो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं होता. आप पढ़ना चाहो तो घर पे आप आराम से पढ़ लेना. ऐसी कोई इसमें उदाहरण जहां कोई लगेगा मुझे उदाहरण काम का है मैं अपने आप बता दूंगा, तो मैं जितना जितना बोल रहा हूं उतना उतना आप पढ़ लें. आप ज्यादा अंदर तभी जाएं जब मैं बोलूं, है ना. कोई उदाहरण मुझे लगेगा कि यार ये पढ़ना चाहिए बच्चों को, वाकई में जरूरत है, तो जैसे ये वाला उदाहरण है. अब बच्चे इसमें उदाहरण में बोलते हैं सर अभी बताओ, अरे भाई अभी तक मैंने आपको राय के प्रकार ही बताए, राय बनती कैसे तो बताया ही नहीं, वो तो आगे पढ़ेगा. अब मैं इस पैरा को भी कैसे, इस उदाहरण को मैं कैसे बताऊं, ये उदाहरण के ऊपर अभी चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि इस उदाहरण के अंदर उन्होंने बता रखा है राय का कैसे करेगा, तो अभी हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए अभी काम का नहीं है. ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा. अच्छा, इसके बाद देखो अगला पैरा आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा. बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, इसको बोलते हैं राय का आधार. अब सवाल आता है भाई साहब राय का आधार क्या होता है, ऐसी कैसी चीज है राय का आधार. तो राय का आधार बेसिकली या मुख्य तौर पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो राय हम बनाए हैं ऊपर यहां पे, है ना, उस राय का आधार हम क्या लिए हैं वो हमको बताना होता है कि किस आधार पे आपने राय बनाया. जरूरी है बताना इसलिए क्योंकि जो लोग इस राय का उपयोग करेंगे उन लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर हमने राय बनाई कैसे, किस आधार पे. क्योंकि कल को आपने इसके अंदर मान लीजिए असंशोधित राय लिख दी, है ना, या संशोधित राय लिख दी, उसमें अभी आपने अमर्यादित राय लिख दी, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि राय का आधार क्या है. तो ये पैरा मुख्य तौर पे राय का आधार क्या होता है उसके लिए बताया जाता है. अब इसमें क्या आता है उसके बारे में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर अपने को जो है शामिल करनी होती है और कैसे शामिल की जाएगी. देखो, अंकेक्षक की रिपोर्ट में सीधे राय अनुभाग के बाद एक अनुभाग शामिल होगा. अनुभाग मतलब पैरा, अनुभाग का मतलब होता है पैरा. तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि भैया जहां पे आपने राय वाला पैरा डाला ना, उसके बिल्कुल जस्ट बाद आपको जो है एक पैरा डालना है जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा राय का आधार. ये आपको एक उसके अंदर जो है पैरा डालना पड़ेगा. ठीक है, बिल्कुल डाल देंगे साहब. क्यों डालना पड़ेगा, देखें, ये बताएगा कि अंकेक्षक के मानकों के
अंकेक्षण के मानकों के अनुसार किया गया है, ठीक है ना। जहां पे हम लेखा परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था, तो आप इसमें अंकेक्षण शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या बोला इसने, तो बताएगा कि अंकेक्षण के मानकों के अनुसार की गई है। पहले ही बता दो कि भैया मैंने जो राय बनाई है वो राय मैंने अंकेक्षण मानक जो हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया है। तो अंकेक्षण मानकों के जो भी प्रावधान है उनके अनुसार ही अंकेक्षण किया गया है, कुछ नया उसके अंदर नहीं है। अंकेक्षक की रिपोर्ट के उस अनुभाग को संदर्भित करेगा जो एक अंकेक्षण मानक ऐसे, यानी अंकेक्षण मानक के तहत अंकेक्षण की जिम्मेदारियों की व्याख्यान करता है। यानी हम लोग आगे इसी रिपोर्ट के अंदर एक और पैरा बनाते हैं, जिस पैरा में हम लोग अंकेक्षक की जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कहता है कि जो राय का आधार पैरा है, इसमें आप उस पैरा का, है ना, उस अनुभाग का या उस पैरा का जो है रेफरेंस दोगे। संदर्भित करना मतलब आपका रेफरेंस देना। संदर्भित करने का मतलब क्या होता है बेटा, संदर्भित करने का मतलब होता है रेफरेंस देना। रेफरेंस देना, इसको बोलते हैं संदर्भित करना। तो ये कहता है कि आप इसी पैरा में उस पैरा का क्या दोगे, उस पैरा का आप रेफरेंस दोगे जिस पैरा में अंकेक्षक की जिम्मेदारियों की बात की गई है कि भैया आगे हमने अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बता दिया है, ये आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखा जाएगा। इसमें एक बयान यानी स्टेटमेंट शामिल होगा कि अंकेक्षक अंकेक्षण से संबंधित प्रासंगिक नैतिक अनिवार्यताओं अर्थात रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार संस्था से स्वतंत्र है और उसने इन आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षण अपने अनुसार अंकेक्षक की नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करा है। बिल्कुल सही बात है। वो इसके अंदर एक बात लिखेगा कि भैया मैंने अंकेक्षण करते समय जो भी संबंधित वो थी नैतिक आवश्यकताएं थी, है ना, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो भी संबंधित क्या थी नैतिक आवश्यकताएं थी इस अंकेक्षण में, वो सारी भैया मैंने पूरी कर ली है और उनको ध्यान में रखकर ही मैंने अंकेक्षण करा है। ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों को नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करा है, जो भी इस अंकेक्षण के ऊपर लागू होती है आईसीएआई के द्वारा बताई गई है। बताएगा कि क्या अंकेक्षक का मानना है कि अंकेक्षक ने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे अंकेक्षण की राय के आधार को प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगता है इस पूरे राय के आधार पैरा में जितनी बातें हम लोग बता रहे हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है शायद ये चौथे नंबर वाली ही है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके अंदर ये बताया जाएगा अंकेक्षक के द्वारा कि उसने जो भी अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे हैं, जो भी अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे हैं वो उसकी राय बनाने के लिए उचित है, पर्याप्त है और उसके आधार पर ही वो अपनी राय का निर्माण कर रहा है। ये सारी बातें उसके अंदर बताएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे को लगता है कि पैरा होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इस प्रकार राय का आधार पैरा अंकेक्षक की राय के बारे में महत्वपूर्ण संदर्भ यानी रेफरेंस प्रदान करता है। देखिए ये बात हम लोगों को बताना इसलिए जरूरी होती है, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आखिर इसकी जरूरत ही क्या है, हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंस है हमारे लिए, इसका क्या औचित्य है हमारे लिए, हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं इसमें। तो देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार आप इकाई के जो उपयोग करता है वित्तीय विवरणों के, एक बार उनके अगर आप दृष्टिकोण से सोचेंगे, उनके दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये बेहद आवश्यक है कि उन्हें हम लोग ये बात समझाएं, बताएं पूरी तरीके से कि यार हमने जो अंकेक्षण किया है वो अंकेक्षण हमने इस आधार पे किया, ये बताना बेहद आवश्यक है। आप इस बात को समझिए जरा, क्योंकि उनके मन में जैसे एक सामान्य व्यक्ति है जब वो अपनी जब राय पढ़ता है या राय देखता है तो उसके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कहीं ना कहीं कि यार जो मुझे राय दी गई है या बताई गई है क्या वो उस परिस्थिति के अनुसार उचित है या नहीं। ये सवाल तो उसके मन में आता ही होगा थोड़ा बहुत तो, और आना लाजमी भी है, क्योंकि जो अंकेक्षक अपनी राय बना रहा है वो राय का आधार क्या है ये अंकेक्षण राय को पढ़ने वाले व्यक्ति को नहीं पता, तो फिर फायदा क्या। तो हमने उसको बताया कि भाई देख मैंने हवा में अंकेक्षण नहीं करा है, मैंने अंकेक्षण मानकों के अनुसार अंकेक्षण करा है, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैंने आगे बता दी हैं। इसके अलावा मेरी जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं अंकेक्षण करने के लिए, ये अंकेक्षण के दौरान इस अंकेक्षण को करने के लिए खास तौर पे उसकी मैंने जो है उसको मैंने पूरी तरीके से जो है उसकी पालना कर ली है।
और मैंने उचित पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही अपनी राय बनाई है, हवा में नहीं बनाई। तो उससे होता यह है कि वो जो इकाई में जो उपयोग करता है रिपोर्ट के, उन्हें बेहतर राय प्राप्त हो पाती है। बस इतनी सी बात, इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसको हम जरा देखेंगे यहां पे। अच्छा, यहां पे भी एक ध्यान रखिएगा, ये सारे बिंदु ना राय के आधार पैरा में भी अंकेक्षक इन चारों बिंदुओं को शामिल करते हुए एक पैरा बनाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मैसर्स काइट राइट एंड एसोसिएट्स वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्राइम डीलक्स लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं। ठीक है ना, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। अंकेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय संबंधता टीम के सदस्यों में से एक श्री रॉबिन ने संबंधता साझेदार सीए काइट से पूछा कि राय पैराग्राफ के आधार में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। संबंधता साझेदार सीए काइट ने टीम को विस्तार से समझाया और श्री रॉबिन को प्राइम डीलक्स लिमिटेड की अंकेक्षण रिपोर्ट के लिए ऐसे अनुभाग का मसौदा तैयार करने को कहा। राय अनुभाग के लिए आधार का मसौदा तैयार करने में श्री रॉबिन की सहायता करें। यानी उसने पूछा कि सर मैं जो है कैसे बनाऊं, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा या राय के आधार पैरा का निर्माण कैसे करूं, उसमें क्या शामिल। तो बताया सीए काइट चूंकि सबसे सीनियर थे फर्म के अंदर, तो उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या शामिल किया जाए। और उसने फिर उस रॉबिन को बोला कि भैया देख तेरे को अब मैंने समझा दिया, अब बैठ के तू क्या बना, राय का पैरा बना, उसका निर्माण कर। तो उसने निर्माण करा होगा। तो क्या शामिल किया जाना चाहिए आपको उस पैरा में, उसके बारे में इन्होंने यहां आपको बताया। तो वो क्या क्या चीजें शामिल हुई हैं, क्या क्या होती हैं, वो हमें देखनी है। यहाँ पे देखें, हमने अब ऊपर पढ़ ही लिया हमने, इन्होंने ये बताया हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा या अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपने अंकेक्षण की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमने हम अनुभाग के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण रिपोर्ट हेतु अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है। मैंने बताया था आगे पैरा आएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और उसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण अंकेक्षण हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ साथ भारतीय संधि लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है और हमने इन अनिवार्यताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारी को पूरा कर लिया। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल जो अच्छा हुआ, ये हमने क्वेश्चन इसलिए लिया था कि यहाँ पर हमने आपको बताया ना कि प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। ये प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताएं या रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स आती कहां से हैं? ये आती हैं आईसीआई के द्वारा। आईसीआई यानी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, उसने जारी करी हुई है, द्वारा जारी की जाती है। अब आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, क्या सर हमें ये पढ़नी है? हाँ पढ़नी है, लेकिन अभी नहीं, फाइनल में पढ़नी है। सीए फाइनल में जब आप जाएंगे तब वहां पर आपको पेशेवर नैतिकता इस नाम से एक चैप्टर मिलेगा ऑडिट में ही, वहां पे चर्चा की जाएगी इसके बारे में और भी ज्यादा। ठीक है, वहां पे देखेंगे हम लोग कि क्या जो है इसमें रहेगा। आ जाइए, चलिए, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा देखिए एक और चीज है, अगर आप कंपनी अधिनियम के तहत अंकेक्षण कर रहे हैं, यदि इकाई पे, मैं कंपनी अधिनियम तो नहीं लिखूंगा क्योंकि हम जो अंकेक्षण रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो खाली कंपनी के लिए तो नहीं पढ़ रहे। तो यदि इकाई पर कोई अधिनियम लागू होता है, ठीक है, तो उसका भी जो है उसका भी आपको रेफरेंस या संदर्भन देना चाहिए।
उसका भी रेफरेंस देना चाहिए। यदि आपने कोई अधिनियम आपके ऊपर लागू होता है तो उसका आप रेफरेंस जरूर दीजिएगा। उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। रेफरेंस की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि जब भी हम इकाई का अंकेक्षण करते हैं तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि अगर कोई अधिनियम लागू हो रहा है और उसमें अंकेक्षण की आवश्यकताओं के बारे में बात की गई है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे कंपनी का अगर आप अंकेक्षण करते हैं, उदाहरणतः कंपनी अधिनियम 2013 का रेफरेंस देना चाहिए यदि कंपनी का अंकेक्षण हो रहा है तो। ठीक है, यदि आप कंपनी का अंकेक्षण कर रहे हैं तो आप जो है कंपनी अधिनियम 2013 का रेफरेंस देंगे, वो भी आपको देना चाहिए। अगर आप किसी और अधिनियम के तहत अंकेक्षण करें तो उसका, लेकिन रेफरेंस तभी देना जब उस अधिनियम के अंदर आपको अंकेक्षण से संबंधित कोई प्रावधान दे रखे हैं। जैसे अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, साझेदारी फर्म, तो साझेदारी फर्म पे साझेदारी अधिनियम जो है 1932 लागू होता है, लेकिन उसके अंदर अंकेक्षण, साझेदारी फर्म के अंकेक्षण के संबंध में किसी भी तरह के कोई भी प्रावधान नहीं डाले हुए। तो चूंकि किसी भी तरह के कोई प्रावधान नहीं डाले हुए हैं तो उसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है ना, इसलिए फिर वहां नहीं डालना है। चलिए अब देखते हैं आगे इसके बाद में चालू समुत्थान यानी गोइंग कंसर्न, ये क्या है। देखिए आज ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। आज से अगर आप 4-5 साल पहले जाएंगे तब अंकेक्षण रिपोर्ट में ये वाला पैरा नहीं हुआ करता था, अब होने लग गया। पहले नहीं हुआ करता था। ये गोइंग कंसर्न का जो पैरा है ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको नहीं डाला जाता था, अब डाला जाने लग गया। ये है क्या, ये तो देखिए हमने आपको बताया था अंकेक्षण मानक 570 में, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ठीक है ना, अंकेक्षण मानक 570 हमने पढ़ा ही था पीछे, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी थी, बहुत सारे प्रावधान पढ़े थे हमने। अंकेक्षण मानक 570 जो है वो हमें मुख्य तौर पे ये कहता है कि इकाई को हर वर्ष यह आंकलन करना चाहिए, करना ही पड़ेगा कि क्या उसकी भविष्य में चालू रहने की संभावना है। उल्टा भी लिख सकते हो, यानी वो ये मालूम कर ले कि क्या उसके भविष्य में बंद होने की कोई संभावना है क्या, यानी आने वाले समय में क्या उसके व्यवसाय के बंद होने की कोई संभावना बनती है क्या, या कोई संभावना है, तो उसके बारे में इकाई देखिए। और फिर अंकेक्षक को आके जांच करनी होती है दो चीजों में। अंकेक्षक को क्या जांचना होता है, अंकेक्षक को जांचना है कि क्या इस इकाई ने अपने यहाँ पे चालू समुत्थान या गोइंग कंसर्न का आंकलन कर लिया है क्या, है ना, उसने अपने समुत्थान का आंकलन करा है या नहीं। उसको ही करने के बाद उसने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण करा हो, ऐसे हवा में नहीं करा हो। दूसरी बात, और अगर करा है तो दूसरी जो बात अंकेक्षक को जांचनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या वाकई में उस इकाई, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ये जांचना होता है कि क्या उस इकाई में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी परिस्थिति है क्या जो उसके चालू समुत्थान पर किसी तरह का कोई भी संकट उत्पन्न करती हो, या इकाई के भविष्य में चलते रहने पर किसी तरह का कोई संदेह उत्पन्न करती हो, क्या ऐसा कुछ है क्या, ये उसको देखना पड़ेगा पहले रिपोर्ट, यानी अंकेक्षक को बताना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। अंकेक्षक को यह जांचना पड़ेगा कि क्या इकाई में ऐसा कुछ है क्या जिससे
उस इकाई के भविष्य में चलते रहने पर किसी भी तरह का कोई संदेह उत्पन्न होता, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पैरा हम यहां क्यों डाल रहे हैं? देखिए, इस पैरा को हमने देख लिया ना, अब जब इकाई ने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण करा होगा तो उसने वित्तीय विवरणों के निर्माण के समय पे लाजमी सी बात है, इस बात का आकलन करा ही होगा कि क्या उसका चालू समुत्थान है या नहीं, यानी गोइंग कंसर्न है या नहीं, और अगर होगा तो ही उसने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण उसके अनुसार करा होगा, वरना नहीं करा होगा। एक बात। दूसरी बात, जब इकाई के वित्तीय विवरणों का निर्माण हो गया होगा तो इकाई के वित्तीय विवरणों का निर्माण करने के बाद या करते समय उसने उसका उपयोग करा ही है। जब अंकेक्षण ने अंकेक्षण करा तो उसने अंकेक्षण करने के बाद क्या ये करा, क्या उसने अंकेक्षण करने के बाद में ये देखा क्या है कि भाई अंकेक्षण करते समय कि क्या इकाई के ऊपर कोई, उस समय तो ठीक था, जो वर्ष निकल गया उसमें तो उस चालू समुत्थान था, आगे बना हुआ था क्या? तो देखें, लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर वित्तीय विवरण इस धारणा पर तैयार किए जाते हैं कि एक संस्था एक चालू समुत्थान है तथा निकट भविष्य में भी अपना परिचालन जारी रखेगी। सामान्य प्रायोजन के वित्तीय विवरण लेखांकन के चालू समुत्थान आधार पर उपयोग करके तैयार किए गए, यानी अंकेक्षक ये जांचेगा, ये देखेगा कि इकाई ने अपने वित्तीय विवरण का निर्माण गोइंग कंसर्न के आधार पर किया है या नहीं करा, और क्या भविष्य में भी वो अपना परिचालन यानी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। सामान्य प्रायोजनों के वित्तीय विवरण लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं जब तक कि प्रबंधन या तो संस्था को बंद करने या परिचालन बंद करने का उद्देश्य नहीं रखता, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई अन्य यथार्थवादी विकल्प नहीं है। यानी क्या इकाई के पास में उसे चालू रखने का, जारी रखने का कोई ऐसा मतलब कहीं कोई डाउट तो नहीं है, तो ये उसको जांच करनी पड़ेगी। जब अंक लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग उचित होता है तो परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को इस आधार पर दर्ज किया जाता है कि संस्था अपनी परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने और व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपनी देनदारियों को निर्वहन करने में सक्षम होगा। अर्थात इकाई के द्वारा अपनी सारी संपत्तियों और देनदारियों को आगे भी दर्ज किया जाएगा और उनका इस्तेमाल भविष्य में होता रहेगा। अपनी दायित्वों का निर्वहन करने में वो सक्षम होगा या नहीं होगा, ये भी उसे जांचना होता है। अंकेक्षक यह मूल्यांकन करेगा कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन के चालू समुत्थान आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नहीं। यानी आप इकाई तो कह रही है हमसे कि हाँ हमारा तो भाई साहब भविष्य में भी व्यवसाय चालू रहेगा, तो इकाई से पूछते हैं कि भैया आपके पास में कोई इस बात को लेकर अंकेक्षण साक्ष्य उपलब्ध भी है, या एवं हवा में ही तुम लोग ये मान रहे हो कि हाँ हमारा भविष्य में व्यवसाय चालू रहेगा, इसके संबंध में किसी तरह का तुम्हारे पास कोई अंकेक्षण साक्ष्य उपलब्ध है क्या? तो वो बताओ। यदि नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अंकेक्षक अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पे यह निष्कर्ष निकालेगा कि अंकेक्षक के फैसले के अनुसार घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो अलग अलग या सामूहिक रूप से संस्था के चालू समुत्थान बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। ये देखना पड़ेगा कि क्या इकाई में कोई भी किसी भी तरह का ऐसी कोई परिस्थितियां या स्थितियां या घटनाएं हैं क्या जो इकाई के भविष्य में चलते रहने पर किसी तरह का कोई संदेह उत्पन्न करती हो। इस बात को लेकर किसी तरह की भी कोई अंकेक्षण साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं, इसकी जांच करनी पड़ेगी। भौतिक अनिश्चितताएं तब मौजूद होती हैं जब इसके संभावित प्रभाव की भयावहता और घटना की संभावना ऐसी होती है कि अंकेक्षक के निर्णय में निम्न हेतु अनिश्चितता की प्रकृति और निहितार्थ का उचित प्रकटीकरण आवश्यक है। अब हमने ऊपर बोला कि आपके भविष्य में चलते रहने पर किसी तरह की भौतिक अनिश्चितता है या नहीं, तो किसी भी तरह की जो भौतिक अनिश्चितता है वो कब आती है? ये तब आती है जब कोई भी घटना ऐसी मौजूद हो, कोई ऐसी अनिश्चितता मौजूद हो जिसकी भयावहता और घटना की संभावना हो और उसकी प्रकृति के अनुसार उसका प्रकटीकरण करना आवश्यक हो। निष्पक्ष प्रस्तुति वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के मामले में वित्तीय विवरणों का निष्पक्ष प्रस्तुति, अनुपालन ढांचे के मामले में वित्तीय विवरण भ्रामक नहीं होने चाहिए। तो ये बात आपको जो है इसके अंदर डालनी होती है। ठीक है, ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि अंकेक्षक को ये बताना जरूरी है इकाई के जो उपयोग करता है, जो वित्तीय विवरणों के उपयोग करता है, जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट के उपयोग करता है, उनको ये बताना आवश्यक है कि भैया देखो वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करते समय हमने उस इकाई में जितने भी अंकेक्षण मानक लगते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये भी जांचा है कि क्या इकाई का भविष्य में चलते रहने पर किसी तरह का कोई संदेह तो नहीं है।
है ना। इसीलिए हमने ये बताया इसके अंदर कि ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है ना। और इकाई का वित्तीय विवरणों में गोइंग कंसर्न यानी चालू समुत्थान की जो है धारणा उचित है, उसका प्रयोग करना उचित है या नहीं, ये हमने इसके अंदर बताया। तो बहुत आवश्यक है इसे बताया जाना, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। प्रमुख अंकेक्षण मामले, अब आता है छठा पैर, ठीक है। प्रमुख अंकेक्षण मामले मतलब की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर, इसके ऊपर पूरा एक हमारे पास अलग से ऐसे है। कौन सा ऐसे है? 701 अंकेक्षण मानक 701 है, जिसके तहत हमें चर्चा करनी है। अब इसमें देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 701 पढ़ना है, बस इतना याद रखें अभी इसके अंदर आप, ठीक है, ज्यादा याद मत रखना, कि कुछ इकाइयों, और ये कुछ इकाइयों में सूचीबद्ध कंपनियां यानी लिस्टेड कंपनीज ही आती, यानी लिस्टेड एंटिटी। कुछ इकाइयों के अंकेक्षण के मामले में अंकेक्षक रिपोर्ट में कुछ विशेष मामलों के बारे में बताता है। तो बच्चों अब अपन देखेंगे वित्तीय विवरणों के लिए जिम्मेदारियां। अब देखो यहाँ दो चीजें आएंगी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं ये आगे तक मैं आपको शायद 2-3 बार और बोलूंगा, 2-3 बार जगह और आगे इसको हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जैसा भी हमने देखा कि अंकेक्षण रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पर अंकेक्षण रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है राय पैरा के बाद में, वो मुझे लगता है शायद ये होता है जिसके बारे में कंपनी के अंशधारक, खास तौर पे अंशधारक, ऐसे तो रिपोर्ट को यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, पर मुख्य तौर पे जो मेरा मानना है कि अंशधारकों के अगर दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो राय का जो पैरा है उसके बाद जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो होती हैं प्रबंधन की जिम्मेदारी, यानी प्रबंधन की जिम्मेदारी वित्तीय विवरणों के संबंध में हम बात कर रहे हैं, और एक अंकेक्षक की जिम्मेदारी। देखिए ये तो सबको पता होता है कि अंकेक्षक को अंकेक्षण करना होता है, पर अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान क्या क्या करना होता है मुझे लगता है शायद इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ऐसा मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होता कि एक अंकेक्षक को असल में करना क्या होता है। तो अंकेक्षण की जो रिपोर्ट है, उस अंकेक्षण की रिपोर्ट में प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही, अंकेक्षक की जिम्मेदारी क्या है, इन दोनों बातों पर चर्चा होना बेहद आवश्यक है। कंपनी के अंशधारकों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर हम जिस इकाई के अंशधारक हैं और जिसकी अंकेक्षण रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके वित्तीय विवरणों को हम देख रहे हैं, आखिर उस वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन, क्योंकि बनाए तो प्रबंधन ने है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, और अंकेक्षक जब इनका अंकेक्षण करेगा तो उस समय वो किन बातों को ध्यान में रखकर अंकेक्षण करता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है इकाई के अंशधारकों को। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। वित्तीय विवरणों के लिए जिम्मेदारियां, अच्छा यहां लिखा हुआ वित्तीय विवरणों के लिए जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये लिखा हुआ प्रबंधन के लिए है ना, ये प्रबंधन के दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। तो प्रबंधन की जिम्मेदारियां, क्योंकि एक बात को याद रखना हमेशा से, यहां ऊपर लिख देता हूं कहीं पे, ये जगह बहुत सारी खाली हमारे पास, ये बात अच्छे से याद रखना कि वित्तीय विवरण के संबंध में प्राथमिक जिम्मेदारी अंकेक्षक की होती है, ठीक है। प्राथमिक जिम्मेदारी यानी, और प्राथमिक के साथ साथ अगर मैं मुख्य भी लिखूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब इसके दो मतलब है, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं अपनी बात आप तक समझा पाऊं तो। प्राथमिक जिम्मेदारी का मतलब है, एक तो अगर हम इसको छोटे शब्दों में समझें या इसका अर्थ अगर हम थोड़ा कम लगाएं तो इसका मतलब है कि वित्तीय विवरणों को बनाने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, उसी को बनाने हैं।
लेकिन अगर आप इसे बड़े तौर पे देखें तो प्राथमिक जिम्मेदारी से हमारा मतलब है कि वित्तीय विवरणों को बनाएगा तो प्रबंधन ही, इसके अलावा उनमें किसी भी तरह की कोई भी जो है मिथ्या वर्णन ना रह जाए, ये भी सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी। अब आप कहेंगे सर इसके लिए तो अंकेक्षक आकर ढूंढेगा, लेकिन अंकेक्षक जैसा हमने पीछे कहा नमूना जांच करता है, और जब वो नमूना जांच करता है तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरे शब्दों पे, हो सकता है कि अंकेक्षक ने सारे मिथ्या वर्णन ना ढूंढ रहे हो या ना ढूंढ पाए, और इसके लिए आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते, है ना मुख्य। इसके लिए आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रबंधन जो है उसका जो अंकेक्षक है वो पूरी तरीके से निर्भर होता है किसी भी इकाई के वित्तीय विवरणों को बनाते समय, उसमें वित्तीय विवरणों को अंकेक्षण करते समय वो निर्भर पूरी तरीके से सैंपलिंग यानी जो नमूना जांच करते हैं उसके ऊपर। अब नमूने में वैसे तो हम लोग नमूना जांच भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, सारी जो भी उससे संबंधित प्रावधान है, पीछे हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी नमूना जांच के संदर्भ में, जब हमने ऐसे 530 यानी अंकेक्षण मानक 530 पढ़ा था। लेकिन फिर भी नमूना तो नमूना ही है ना यार। देखो अब सैंपल को आप कभी भी पूरी जो जनसंख्या है उससे आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अंकेक्षक अंकेक्षण करके जाएगा, तो अरे ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, अंकेक्षक अंकेक्षण करके जाएगा, और अंकेक्षण करके जाने के बाद में अगर कोई मिथ्या वर्णन रहेगा तो आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन आपके वित्तीय वर्णन तो खराब ही रहेगा। तो इसलिए बड़ा आवश्यक होता है, बेहद जरूरी होता है कि प्रबंधन वित्तीय विवरणों को बनाते समय ये सुनिश्चित कर ले कि उसमें किसी भी तरह के कोई मिथ्या वर्णन नहीं है, पहली बात। और वो जो वित्तीय विवरण है वो सही एवं उचित हैं, सारे अधिनियमों की उसमें पालना की गई है, सारे लेखा नियमों की पालना की गई है, इसीलिए। और जो अंकेक्षक है उसकी जिम्मेदारी हमेशा सेकेंडरी होती है, यानी उसकी जिम्मेदारी मुख्य जिम्मेदारी में नहीं होती, सहायक इसको बोला जाता है, सहायक जिम्मेदारी, यानी उसे वित्तीय विवरणों पर राय देनी होती है। ठीक है, आइए अंकेक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां शीर्षक वाला एक अनुभाग यानी पैरा शामिल होगा। अंकेक्षक की रिपोर्ट में यह भाग निम्नलिखित के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी का वर्णन करेगा। अब इसमें प्रबंधन की कौन कौन सी जिम्मेदारी आएंगी? पहला, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और प्रबंधन द्वारा निर्धारित आंतरिक नियंत्रण के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, और ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है जो वस्तुगत मिथ्या वर्णन से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी से, रेटी से, ये तो कोई काम का नहीं है। और ऐसे वित्तीय विवरण ये सारा काम का नहीं है, ऐसे वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णनों से मुक्त हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हैं सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है। यानी प्रबंधन की पहली जिम्मेदारी, हम ये बात अंकेक्षण रिपोर्ट में लिखते हैं, पता है अंकेक्षण रिपोर्ट के अंदर में से लिखते हैं कि भैया ये प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लिखते हैं कि वित्तीय विवरणों का निर्माण करना, ठीक है, और वो भी लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, और उस इकाई में प्रबंधन द्वारा जो आंतरिक नियंत्रण लगाया गया है, क्योंकि आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन लगाता है ये हम सब जानते हैं, तो प्रबंधन द्वारा जो आंतरिक नियंत्रण लगाया गया है उसके अनुसार वित्तीय विवरणों का निर्माण हुआ है, और ऐसे वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है या सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है, ये सुनिश्चित करेगा। संस्था की चालू, इसकी जगह मैं सतत लिख देता हूं, सतत समुत्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करना, और क्या लेखांकन के सतत समुत्थान आधार का उपयोग उचित सतत समुत्थान के आधार का उपयोग उचित है तथा यदि लागू हो तो सतत समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि इकाई द्वारा इस बात का आकलन कर लिया गया है कि ये इकाई अपने सतत समुत्थान प्रक्रिया से चलती है, यानी ये इकाई जो है ये बनी रहेगी, भविष्य में भी बनी रहेगी, चलती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, और ये सुनिश्चित प्रबंधन ने कर लिया है और उसने उसी अनुसार वित्तीय विवरणों का निर्माण करा है, और जहां जहां आवश्यक होगा वहां वहां इकाई के द्वारा सतत समुत्थान का
प्रकटन किया जाएगा अपने वित्तीय विवरणों में। तो ये कुछ बातें जो है अंकेक्षक अपने बताता है। अब देखो इन्हीं के ऊपर नीचे हमने थोड़ा सा और जो है गहराई से चर्चा करी है। आप चाहे तो ये दोनों पढ़ लें, चाहे तो नीचे से पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं नीचे वाला भी पढ़ा देता हूँ, एक ही बात है, आप ऊपर से पढ़े नीचे से पढ़े, इन्होंने इसको ऊपर बॉक्स में डाल दिया। लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे द्वारा और प्रबंधन द्वारा निर्धारित आंतरिक नियंत्रण के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना। ऐसे वित्तीय विवरण धोखा करने के लिए आवश्यक वस्तुगत मिथ्या विवरण से, चाहे वो धोखाधड़ी, लेखा परीक्षक अन्य पहलुओं पर धोखाधड़ी के संभावित प्रकारों के कारण आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन, रखरखाव या वित्तीय रिपोर्टिंग में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने, बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी की संबंध रिपोर्ट पर स्वीकृति पर भौतिकता लागू नहीं होती। ये भी लिखेंगे, यानी इन्होंने बोला कि ये तो आपको लिखना ही है। अच्छा, इसमें क्या एक्स्ट्रा आएगा, मैं एक काम करता हूं, यहां से हटा देता हूं, आप ही के लिए आसान रहेगा, दो दो जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको काट देते हैं, नीचे से लिख लेते हैं हम। लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और प्रबंधन द्वारा निर्धारित आंतरिक नियंत्रण के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करना, और यह से वित्तीय विवरण मिथ्या विवरण से, ऐसे वित्तीय विवरण काटना ही पड़ेगा मुझे, मिथ्या वर्णनों से मुक्त हैं। ठीक है। इसके अलावा अंकेक्षण के अन्य पहलुओं पर धोखाधड़ी के संभावित प्रभावों के कारण आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव की अपनी जिम्मेदारी के संबंध में भी क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। के संबंध भी बताएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संस्था की चालू समुत्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करना, और क्या लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग उचित है, यदि लागू हो तो संस्था के संबंधित प्रकटीकरण करना। अब यहां हम क्या करते हैं, बार बार इसको हटा देते हैं, सतत कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे दोस्तों प्रबंधन की जिम्मेदारियों, जहां उपयुक्त प्रशासन का कार्यभार संभालने वाले व्यक्तियों से संबंधित आधार की व्याख्या करता है, जिस पर ऐसे यानी अंकेक्षण मानक 200 के अनुसार अंकेक्षण आयोजित की जाती है। प्रबंधन और जहां उपयुक्त प्रशासन का कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। प्रबंधन ऐसे आंतरिक नियंत्रण की भी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में सक्षम होना आवश्यक है। कुछ काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है नीचे, ऐसे 210 के अनुसार अंकेक्षक को संबंधितता पत्र या लिखित समझौते के उपयुक्त रूप में प्रबंधन की जिम्मेदारी सहमत होना चाहिए। मैं इसको दूसरी भाषा में लिखता हूं, आपको आसान भाषा में लिखता हूं। हम अब मुख्य बात यह है, आप में से कई बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर प्रबंधन की, मैं ये जो बात अब बोल रहा हूं ना, ये मैं आगे भी बताऊंगा, ध्यान रखना। मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हम दो दो बार तीन तीन बार बात बताते हैं, जिससे बच्चों को याद रहे। मन में सवाल आता ही है कि प्रबंधन ने दोबारा से, अब हमने जब अंकेक्षण नियुक्ति की थी, तो अंकेक्षण नियुक्ति पत्र बनाया था। सिंपल शब्दों में लिखूं तो अंकेक्षण नियुक्ति पत्र में भी प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में सहमत होता है। इसका मतलब है हम उसमें भी तो लिखते हैं ना प्रबंधन की जिम्मेदारियां क्या क्या है, उसके अंदर हमने बताया होगा कि ये प्रबंधन की जिम्मेदारियां हैं, तो वो जिम्मेदारियां भी आपको स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो उधर भी आपने स्वीकार करा होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र पे दोनों के साइन होते हैं, प्रबंधन के भी और अंकेक्षण। तो हाँ, उसमें भी बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा, दोनों जगह आपको ये बताना पड़ता है। और उसके बाद फिर ऑडिट रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र में तो बताओगी, वहां तो प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करा ही है,
उसके अलावा आप अलग से भी बताओगे, ठीक है। आइए, अंकेक्षक रिपोर्ट का यह खंड वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी हेतु जिम्मेदारी लोगों को भी चिन्हित करेगा। जब इस तरह की निगरानी हेतु जिम्मेदार व्यक्ति प्रबंधन से अलग, अगर प्रबंधन ने, यदि प्रबंधन ने वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, बेटा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया बहुत आसान है, पढ़ी हुई है आपने, बस नाम नहीं पता था आपको। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, मैं यहां बीच में जगह छोड़ रहा हूं, लिखूंगा, के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया है या निर्धारित किया है, नियुक्त किया है या निर्धारित, निर्धारित का मतलब अपनी इकाई में से ही किसी को निर्धारित किया है, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को, कभी कभी ऐसा कर देते ना, जैसे कंपनी में सी, प्रबंधन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मान लीजिए जो है प्रबंधन ने, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए प्रबंधन ने सीईओ रख दिया या कोई और व्यक्ति रख दिया, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाएगी ना पूरी की पूरी। तो क्या करना, उसका नाम भी बताना। वित्तीय रिपोर्टिंग मतलब लेखों का निर्माण एवं उनसे वित्तीय विवरणों को बनाना, ठीक है, उनसे वित्तीय विवरणों को बनाना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में और चर्चा करेंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, तो बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अंकेक्षण रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी। और अब हमारी जो चर्चा है वो है जो अंकेक्षक है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है ऑडिट रिपोर्ट में, अंकेक्षक अपनी जिम्मेदारियों को कैसे बताएगा, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या जिम्मेदारियां हैं अंकेक्षक। आ जाइए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अलग अलग, और थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस बात को माना जाता है, इस बात को कि अंकेक्षक को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में, अंकेक्षण रिपोर्ट में पूरा या डिटेल में बताना आवश्यक है। उसके पीछे कारण भी है। जो लोग आपकी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं या यूज कर रहे हैं उनको अंततः पता तो चलना चाहिए ना यार कि आपकी कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये जो अंकेक्षक है, सॉरी ऑडिट हो रही है, अंकेक्षण हो रहा है जो, उसमें एक अंकेक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है। हमें पता तो हमारी इकाई का अंकेक्षक क्या क्या चीजें जांचता है। अब अगर हमें यही नहीं पता कि अंकेक्षक क्या क्या चीजें जांचेगा तो हम कैसे अंकेक्षण करेंगे। तो वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी, यानी अगर हम ऐसे बोले तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक अंकेक्षण में एक ऑडिटर की या एक अंकेक्षक की क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट से। शॉर्ट में बोले तो अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारियां, ठीक है। अंकेक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में लेखा अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारी शीर्षक वाला एक अनुभाग होगा। हम सीधा लिखते हैं, इसके लिए जो आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है अंकेक्षण रिपोर्ट में एक अलग से इसी शीर्षक से, ये जो ऊपर आपने शीर्षक लिखा है अभी, इसी शीर्षक नाम से, इसी शीर्षक से सॉरी, एक अलग पैरा बनेगा।
ठीक है, एक अलग पूरा पैरा बनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, अंकेक्षण की राय के बाद अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण पैरा होता है तो वो एक प्रबंधन की जिम्मेदारी और एक अंकेक्षक की जिम्मेदारी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण पैरा माने जाते हैं। ठीक है, तीनों, मतलब अगर वैसे देखो तो तीनों, लेकिन मैंने कहा अंकेक्षक की राय के पैरा के अलावा ये दोनों, क्योंकि इसी से किसी भी इकाई के जो अंशधारक हैं, जो भी वित्तीय विवरणों के उपयोग करता है, उन लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी कि प्रबंधन जिसके भरोसे हमने कंपनी चला रखी है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और जो अंकेक्षक है, जो अंकेक्षण करेगा, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकेक्षक की जिम्मेदारियों की। तो पहली चीज इसमें क्या है, अंकेक्षक की रिपोर्ट में इस खंड में दर्शाया जाएगा क्या, ये तो छोड़ देना, सीधा नीचे आएंगे, ये इसी को ऊपर लिखा हुआ है बेटा। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें भी आप एक तो, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट में बना के बताता हूँ, उसमें आप कैसे बनाना रिपोर्ट में, ये यहां पे आ जाएगा ऑडिटर्स ओपिनियन के बाद में, हमने कहा था इसके अंदर बहुत सारे और पैरा आते हैं, मैं वो लिख देता हूं एक बार, आपको याद आ जाएगा। एक तो गोइंग कंसर्न वाला पैरा आता है, ठीक है, जिसमें हमने चर्चा की थी। उसके बाद में की ऑडिट मैटर्स वाला पैरा आता है। अच्छा, ये दोनों पैरा हो सकता है कि आपको शायद किसी रिपोर्ट में ना भी मिले, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यानी बाकी जितने भी पैरा आपने देखे, जैसे ऊपर टाइटल था यानी शीर्षक, प्रेषिती यानी एड्रेसी, ऑडिटर ओपिनियन पैरा आएगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा आएगा, गोइंग कंसर्न पैरा आएगा, नहीं गोइंग कंसर्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है। और इसी तरीके से की ऑडिट मैटर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उसके बाद हर रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, responsibility for preparation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मैं आपको समझा दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को याद होगा अच्छे से बात, कि अंकेक्षक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो पैरा आप बनाते हो ना बेटा, ये याद रखना, ये जो पैरा हम बना रहे हैं, ये पैरा पैरा के फॉर्म में ही हो, टॉपिक मतलब आप बेसिस उसमें मत बना, जैसे ये है, ये पैरा के फॉर्म में, पैरा के फॉर्म में, पैरा के फॉर्म में, पॉइंट मत बनाना। इसी तरीके से यहां आप चाहो तो तीन, मैं अभी आपको 3 बिंदु पढ़ाऊंगा, 3 पैरा बना देना, पैरा के अंदर पॉइंट नहीं बनाने होते हैं ना, ऐसा नहीं कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। एक तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, ऐसे, ठीक है। तो अपन को क्या बनाना है, की ऑडिट मैटर पैरा बनाना है, ठीक है। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन, यहां पे भी आप मैनेजमेंट की जो है जिम्मेदारियां उसको बताएंगे। क्लियर है। इसके अंदर मैंने आपको जैसा बोला कि आप 3 पैरा बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ 3 पैरा। मैं थोड़ा नीचे नीचे कर देता हूं इनको, ठीक है, थोड़ा सा नीचे नीचे कर देता हूं। इसको अपन उठा के थोड़ा सा नीचे कर दिया, या ठीक है। उसके बाद में इसको भी नीचे कर दिया, फिर उसके बाद में अब यहां पे आपको क्या करना है, इसमें आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट पैरा है, इसमें मैं आपको 3 अलग अलग सेक्शन पढ़ा रहा हूं, तो तीनों के आप 3 अलग अलग पैरा बना सकते, 1 पैरा, 2 पैरा, 3, लेकिन बनाना पैरा, पॉइंट नहीं बनाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की ऑडिट मैटर्स, ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग बना देने हैं।
ठीक है। अच्छा, यहां एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये मैंने जितने जितने बॉक्स बनाए ना इस तरीके के ग्रीन वाले, ये इसका मतलब है कि इतने पैरा आपको बनाने हैं। कभी कभी हम लोग ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारियों का पैरा बनाते हैं, इसके ऊपर या इसके नीचे एक और पैरा बनाते हैं अदर लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, वैसे तो हम नीचे बनाएंगे सामान्य तौर पे, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, भी आपको भी आएगा आगे, लेकिन कुछ लोग उसको यहीं डाल देते हैं। देखिए वो आपकी इच्छा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम अभी हमारा भी पढ़ना बाकी है, मैं आपको दिखाऊं क्या, वो भी हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे आएगा भी, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। इस पैरा के बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा वहां पे। तो कई लोग उससे पहले डाल देते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो उसको कहाँ डाल देना, ये जो रिस्पॉन्स, देखो ये नाम मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इनको हिंदी में नहीं लिखा जाता है बेटा, है ना। आपको भी, आप भले ही हिंदी मीडियम से हो, लेकिन जब रिपोर्ट बनाने की बारी आएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट का निर्माण जब करेंगे, तो उस समय उसमें भी आपको अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें भी आप हिंदी में नहीं बना सकते। तो हम लोग कई बार इस पैरा के बाद में एक पैरा डालेंगे अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी अन्य वैधानिक आवश्यकताएं। ठीक है, अन्य जो है अधिनियमों के तहत कोई अगर आवश्यकता दी गई है तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो पैरा कुछ लोग यहां डाल देते हैं, कुछ नीचे डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोनों में से कहीं भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप दोनों जगह डाल सकते हैं, अलाउड है। ठीक है। अब सवाल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट फॉर फाइनेंशियल स्टेट में ऑडिटर की जिम्मेदारियों के संबंध में क्या कुछ कहता है एसए 700। देखें, अंकेक्षक की रिपोर्ट में इस खंड में दर्शाया जाएगा कि, यानी पहला, वो 3 पैरा बनाए थे ना, उसमें पहले पैरा में अंकेक्षक की रिपोर्ट में, यहां देखते हैं, अंकेक्षक की रिपोर्ट के इस खंड में यानी इस पैरा में क्या दर्शाया जाएगा, लेखा परीक्षक के उद्देश्य, यानी अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, अंकेक्षण के उद्देश्य, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या वर्णन, वस्तुगत मतलब सारवान मिथ्या वर्णन, मटेरियल जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या रिटी के कारण हो। ठीक है। और अंकेक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें अंकेक्षक की राय शामिल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि भैया एक, और ये पहला वाला चल रहा है, उसके अंदर देखो क ख ग ये 3 है, यानी पहले पैरा में भी 3 है, यानी आप जब यहाँ पॉइंट बनाओगे ना, अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था पॉइंट ही मत बनाना। अरे भाई वो तो हमने आपको पढ़ाने के लिए बनाए हैं, आपको ये पूरा एक पैरा बना के लिखना है, पूरा पैरा बना के, मैं भी बना के बताऊंगा आपको, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं ये बना के बताऊंगा, ये तीनों को मिलाकर एक पूरा पैरा बना रहा है। ये तो 3 पॉइंट हमने इसलिए लिखे जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो अंकेक्षक की अंकेक्षण के लिए जिम्मेदारी, अंकेक्षक की अंकेक्षण के संबंध में जिम्मेदारी, जो पैरा बनेगा उस पैरा के पहले वाले पैरा में ये तीनों चीजें आएंगी। पहले मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये पैरा 1 2 3 नहीं, वहां जो 3 पैरा है उस 3 में आ रहे हैं। मैं हिंदी में लिखूं ना आपको तो क क ग लिख देता हूं, आपको और आसानी रहेगी याद करने में। इसमें भी 3 क ख ग तीनों को मिलाकर एक बनाना है, यानी वहां जो आप क ख और ग के नाम से पढ़ रहे हो, तीनों को मिला के एक सिंगल पैरा बनेगा, मिलाकर एक पैरा। ऐसे अभी नीचे और आने बाकी हैं, पहले तो हम इसको पढ़ लें। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, इसमें कहता है कि भैया आप जो है एक तो इसके अंदर बताओगे कि अंकेक्षक की जिम्मेदारी यह है कि वह यह उचित आश्वासन प्राप्त करे कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है या नहीं, चाहे वह मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी से हो या त्रुटि से, यानी फ्रॉड से हो या एरर से, एवं अंकेक्षक की राय को शामिल करते हुए एक अंकेक्षण रिपोर्ट देनी होती है। मैं अभी पैरा बना के बताऊंगा। यह उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं कि एसएएस के अनुसार आयोजित अंकेक्षण में हमेशा मौजूद सारवान मिथ्या वर्णन का पता चल सकेगा। वो क्या बोल रहे हैं, ऊपर हमने क्या लिखा कि भैया मेरा काम है, अंकेक्षक की जिम्मेदारी नंबर 1, अंकेक्षक की जिम्मेदारी क्या है, यह उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है या नहीं, और उसके अनुसार अपनी राय बनाते हुए अंकेक्षण राय को जारी करना। अब जैसे ही हमने लिखा ना कि अंकेक्षक को यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है या नहीं, तो लोगों को लगेगा अच्छा सारे मिथ्या वर्णन ढूंढ लेगा। हमने फिर हाथ की हाथ नीचे क्लैरिफाई करा कि भैया
सारे मिथ्या वर्णन नहीं, क्योंकि हम लोग उचित आश्वासन यानी रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं। उचित आश्वासन मतलब एक उच्च स्तर के आश्वासन, लेकिन गारंटी नहीं। तो अंकेक्षक उसके अंदर क्या लिखेगा कि भैया मैंने जो अपना अंकेक्षण करा है, आयोजित लेखा परीक्षक मतलब लेखा परीक्षा मतलब अंकेक्षण, हमने जो अंकेक्षण करा है वह सारे सारवान मिथ्या वर्णनों का पता चल सके इसकी संभावना नहीं है, गारंटी नहीं है। ठीक है ना, गारंटी नहीं, हो सकता है सारे पता चल जाए, हो सकता है पता ना भी चले, तो कोई गारंटी नहीं है भैया कि सारे ही सारे मिथ्या वर्णन पता चल जाएंगे। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या रटी से उत्पन्न हो सकती है, या तो वर्णन करना कि उन्हें वस्तुगत माना जाता है यदि अलग अलग समग्र रूप से उनके वित्तीय वर्णनों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, ऊपर हमने क्या लिखा था, हम सारे सारवान मिथ्या वर्णनों को पकड़ लेते हैं। तो हमने एक तो पहले समझाया कि भैया सारे नहीं, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा हमने सारवानता का मतलब समझाने की कोशिश करी। दो बातें बतानी पड़ेगी। सारवानता का अर्थ क्या बताने की हमने कोशिश करी, पहला हमने बताने की कोशिश करी कि भैया सारे मिथ्या वर्णन नहीं पकड़ेंगे, हम जब अंकेक्षण करते हैं तो गारंटी नहीं दे सकते कि सारे सारवान मिथ्या वर्णन पकड़ लेंगे। दूसरा हमने सारवान का मतलब समझाया कि भैया सारवान का मतलब वस्तुगत नहीं, सारवान का मतलब वो मिथ्या वर्णन जो उन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं या जो लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सारवानता की परिभाषा में आते हैं। मैंने जब आपको सारवानता के बारे में बताया था पीछे, तभी सब बताया था। अब देखो इस पूरे को बनाकर एक पैरा कैसे लिखते हैं, देखेंगे क्या। मैं पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स obtaining reasonable assurance that financial statements have been prepared as per have been prepared as sorry auditor has दोबारा से शुरू करते हैं, कंफ्यूजन हो गया, दोबारा सुनो। Audit of auditor's responsibility for audit of financial statement includes obtaining a reasonable assurance that financial statements are free from misstatement or not, whether due to the fraud and error, and to prepare and to frame an opinion for the purpose of issue of audit report. राइट, अब इसी में देखो दूसरा लाइन करूंगा, सिंस ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन सैम्पलिंग बेसिस हेंस इट इज नॉट अ गारंटी। आप चाहें तो लाइन सीधा भी लिख सकते हैं, ऑडिट इज नॉट अ गारंटी दैट ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स विल बी डिटेक्टेड। अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मींस अ मिसस्टेटमेंट व्हिच इज affecting the economic decisions of user or which has been treated as material according to applicable FR। अब मैं तीनों को जोड़ता हूं, हिंदी में बोलता हूं। एक वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षक के दायित्वों में यह दायित्व शामिल होता है कि वह यह उचित आश्वासन प्राप्त करेगा कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है या नहीं, चाहे वह मिथ्या वर्णन कपट से हो या त्रुटि से, एवं एक राय को शामिल करते हुए अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करेगा। एक अंकेक्षण किसी भी परिस्थिति में यह गारंटी नहीं देता कि वह सारे मिथ्या वर्णनों को पकड़ लेगा। एक सारवान मिथ्या वर्णन से तात्पर्य उन मिथ्या वर्णनों से है जो किसी भी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हो अथवा जिन्हें लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सारवान माना जाता है। अब ये पूरा हमने पैरा बना के लिखा, जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही आप पैरा बना के लिखेंगे, ठीक है ना। इस पूरे को देखो मैं अभी है ना एक बार के लिए आपकी मदद के लिए आपकी उसके लिए एक बार पूरा लिख देता हूं पैरा, ठीक है ना। अंकेक्षण वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में एक बार लिख देता हूं, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारी में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना शामिल होता है कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है या नहीं,
चाहे वह मिथ्या वर्णन त्रुटि की वजह से हो अथवा कपट की वजह से। ठीक है। एवं अंकेक्षण राय को शामिल करते हुए एक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, मैंने पैरा भी खत्म नहीं करा, परंतु एक अंकेक्षण यह गारंटी नहीं देता कि वित्तीय विवरण की अंकेक्षण से सारे मिथ्या वर्णन का पता चल सकेगा। सारे मिथ्या वर्णनों का पता चल सकेगा। सारवान मिथ्या वर्णन, सारवान मिथ्या वर्णन उन्हें माना जाता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हो अथवा जो लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सारवान। ये पहला पैरा है। ये वाला पैरा, अभी मैंने आपको सिर्फ पहला पैरा बताया। अभी आपके मन में ये सवाल बिल्कुल आना चाहिए और बड़ा लाजमी भी है कि सर क्या वाकई में इतना बड़ा पैरा बनाया जाता है क्या? बिल्कुल बनाया जाता है भाई, और जरूरी है। जैसा मैंने आपको अभी भी सूचित करा, थोड़ी देर पहले कहा कि देखिए वित्तीय विवरणों अंकेक्षक जो है उसके बारे में, उसकी जिम्मेदारी के बारे में या प्रबंधन की जिम्मेदारी के बारे में जानने के लिए जो उपयोग करता है उनके पास एक यही तो साधन है। और अगर इस साधन में हमने कोई गड़बड़ कर दिया, इस साधन के अनुसार हमने अगर रिपोर्ट नहीं बनाई, इसमें भी नहीं बताया, तो फिर कब पता चलेगा? इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय विवरणों को बनाते समय उसमें हम ये सारे मिथ्या वर्णनों के बारे में, सॉरी, ये सारी जिम्मेदारियों के बारे में डालें। अब चलते हैं आगे कि और कौन सी जिम्मेदारियां हैं अंकेक्षक की, देखते हैं। उसके बाद लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां होंगी। अरे बाप रे, कितनी मुश्किल लाइन में लिखा। चलो आसान भाषा में लिखते हैं। दूसरे पैरा में आप क्या लिखेंगे? ये पैरा बोलना क्या चाह रहा है? अंकेक्षण रिपोर्ट में हम आसान भाषा में लिखते हैं, वित्तीय विवरणों के लिए, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारी पैरा में निम्न शामिल होगा। ऐसे लिखना
अच्छा, अब यहां हो जाती है देखो लड़ाई। लड़ाई कैसे? कुछ लोग नहीं मानते, कुछ मान जाते हैं। नहीं मानेंगे तो लड़ाई तो होगी। वो कहते हैं, बोले भाई साहब जो मैंने अभी भी लाइन लिखी ना, वो लाइन एज इट इज यहाँ पे कॉपी करते, देखो जो मैंने लाइन लिखी ना, वो कहते हैं ये लाइन एज इट इज उठाओ। मैं एक बार उठाता हूँ, देखो ना, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और चले गए हम। टेक्नोलॉजी का ये नुकसान भी है, कभी कभी अपने आप ही आगे पीछे भाग लेती है। ओह, गड़बड़ी हो रही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, ऐसे तो फिर अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसको अपन छोड़ देते हैं। मैं तो मुख्य चीजें बस समझाता हूँ आपको। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई साहब जो है आप एक काम कीजिए, यहां पे जो है दूसरा जब पैरा बनाए तो इसको पॉइंट में बना दो। हमने कहा भाई इसको पॉइंट में काहे बना रहे हो, इसमें क्या हो गया? यानी वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहां पहले तो वो लाइन लिख दो जो अपन ने भी लिखी ना, लाइन पूरी वो लिख दो, और उसके बाद ऐसे एक, ऐसे दो, ऐसे तीन, ऐसे पॉइंट बना दो। आपने कहा भाई क्यों पॉइंट क्यों बना दिया ऐसे? बोले सर वो अच्छा लगता है। कुछ कहते बोले नहीं, जब पूरी रिपोर्ट पैरा में बन रही है तो पैरा में बनाओ। अब देखो ये सबके अपने अपने जो है मतभेद हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। वो जो मैंने लाइन लिखी ना ऊपर की, अंकेक्षण, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षण की जिम्मेदारी पैरा में निम्न शामिल होगा। मैं लिख तो नहीं रहा हूं लाइन, जो पूरी यह लिख देता हूं, चलो। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारी पैरा में निम्न शामिल होगा, निम्न शामिल होगा। अब इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, इसके अंदर जो है कई बार जो है वो पूरी राय बना देता है, वो पूरा पैरा बना के दे देता है। कई बोलते हैं कि नहीं अलग अलग बनाओ, तो भैया देखो जैसे आपको उचित लगे वैसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सलाह देता हूं पैरा बना के लिखना, अलग अलग नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल है ना अपन, बच्चे थोड़ी ना है। नहीं पढ़ रहे हैं तब तो अपन बच्चे हैं, लेकिन जब अपने को रिपोर्ट बनानी है रियल लाइफ में तब तो अपन बच्चे थोड़ी ना है, तब तो अपने को पूरा पैरा ही बनाना पड़ेगा ना। तो उस समय पैरा बना के लिखना। अब क्या क्या आएगा इस पैरा में देखें। बताएं कि ऐसे के अनुसार अंकेक्षण, बताएं कि ऐसे के अनुसार अंकेक्षण के हिस्से के रूप में अंकेक्षक पेशेवर निर्णय लेता है और पूरी अंकेक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखता है। लिखो, उनको साफ बताओ कि भैया हम लोग नाम के ऑडिटर हैं, पर हम लोग सीबीआई और सीआईडी से कम नहीं है, हम लोग नाम के ऑडिटर हैं और हम लोग सीबीआई और सीआईडी से बिल्कुल भी कतई कम नहीं है। हम लोग उनकी तरह पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाते हैं। पेशेवर निर्णय मतलब प्रोफेशनल जजमेंट, पेशेवर निर्णय मतलब प्रोफेशनल जजमेंट, और पेशेवर संदेह मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो भैया हम लोग अपने पूरे, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इकाई के लोगों को ये हम ऊपर बता चुके, इससे जस्ट ऊपर वाले पैरा में, यानी अंकेक्षण की अंकेक्षक की जो जिम्मेदारी वाला पैरा है, उस पैरा में हमने, उसका जो पहला पैरा था उसके अंदर हमने आपको बता दिया था कि हम लोग अपना अंकेक्षण जो है वो उसके आधार पे करेंगे। तो सारे मिथ्या वर्णनों को हम नहीं ढूंढ पाएंगे,
तो हमने बताया कि भैया लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लापरवाही से काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अंकेक्षण के दौरान पेशेवर संदेह का पालन करते हैं, पेशेवर संदेह देते हैं नहीं, संदेह की स्थिति से हर चीज को देखते हैं और उसके अनुसार ही हम अपनी राय बनाते हैं। बताते हुए लेखा परीक्षक को अंकेक्षक की जिम्मेदारी, यह बताते हुए ये बताते हुए अंकेक्षण का वर्णन करना कि अंकेक्षक की जिम्मेदारियां हैं, मतलब डिफाइन द ऑडिट इंक्लूडिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में लिखूं क्या? मेरे को लगा अंग्रेजी में लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हिंदी में तो लिखा हुआ है, मैं और आसान भाषा वाली हिंदी में लिखता हूं। अंकेक्षक की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हुए अंकेक्षण को समझाना। मतलब ये कि भैया हम तो गाना गाए जा रहे हैं अंकेक्षण 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 अंकेक्षण, और पता चला कि जो इकाई के वित्तीय विवरणों के उपयोग करता है उनको अंकेक्षण का मीनिंग ही नहीं पता। वो तो, और ये सच है, मैं आपको एक और अच्छी मजेदार बात बताऊं क्या, ज्यादातर जो उपयोग करता है उनको अंकेक्षक का असल मतलब भी नहीं पता। आप सुन के कहेंगे सर ऐसा थोड़ी, बिल्कुल ऐसा होता है। वो लोग आज भी ये सोचते हैं, समझते हैं या ऐसा मानते हैं कि एक अंकेक्षक जब अंकेक्षण करने आता है तो वित्तीय विवरणों में सारे मिथ्या वर्णन ढूंढ लेता है, सारे, जबकि आप और हम तो जब से अंकेक्षण पढ़ रहे तब से ये बात जानते हैं कि भैया ऐसा होता नहीं। सारे मिथ्या वर्णन कैसे ढूंढ लेगा? वो तो नमूना जांच आधार पर अंकेक्षण करता है, और हमारा, लेकिन आपने भले ही ऊपर बता दिया कि भैया हम लोग जो है अंकेक्षण करने जब आए तब उचित आश्वासन प्राप्त करेंगे। अब समझो उसे उचित आश्वासन का मतलब ही नहीं पता। आपने तो लिख दिया रीजनेबल अश्योरेंस, पर उसे उचित आश्वासन का मतलब ही नहीं पता, तो वो उचित आश्वासन का मतलब जानता ही नहीं है। अब क्या करोगे आप? तो वो तो यही समझ रहा है कि आप 100% जांच करोगे और 100% जांच करके आप 100% मिथ्या वर्णनों को ढूंढ लोगे। तो हमने कहा नहीं, इन्हें अंकेक्षण की परिभाषा के बारे में भी बताया जाना चाहिए। देखें, धोखाधड़ी या रिटी के कारण वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों के जोखिमों की पहचान करना, उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना। यानी हम बता रहे हैं लोगों को अंकेक्षण का मीनिंग, अंकेक्षण का मतलब क्या है कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों के जोखिमों की पहचान करना। ये चाहे तो काट दो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी से आते हैं, रिटी से। तो हमने क्या बोला भैया, अंकेक्षण का यहाँ पे हमने लिखा अंकेक्षक की जिम्मेदारी क्यों बात है, अंकेक्षण को समझाना। मैं हिंदी में बोलूंगा अभी इस पैरा को बनाते हुए, तो आप समझाएंगे कि एक अंकेक्षण, ध्यान दीजिएगा जरा कैसे लिखेंगे। हम ऊपर से मैं शामिल करूं तो हम क्या लिखेंगे? एक अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान पेशेवर निर्णय लगाता है और पेशेवर संदेह के अनुसार अंकेक्षण करता है। एक अंकेक्षण के अंदर वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों के जोखिमों की पहचान करना, उनका आकलन करना, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगाना, यानी उनका डिजाइन करना, निष्पादित करना, और अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो अंकेक्षक की राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। ये लिखो पूरा, बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पे एक अंकेक्षण में शामिल होता है। अब पढ़ो इसको, आप समझ में आएगा। एक अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों की जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं यानी अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो अंकेक्षक की राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हो। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप हुई किसी भी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता न चल पाने का जोखिम त्रुटि के परिणाम स्वरूप हुई किसी मिथ्या की तुलना में अधिक होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि गलती से जो मिथ्या वर्णन आएगा उसके पकड़े जाने की संभावना कम है, परंतु कपट की वजह से कोई मिथ्या वर्णन हुआ तो उसके पकड़े जाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल होता है। ये लिखो पूरी बात,
ये पूरी बात लिखो। यानी हम जब अपना दूसरा वाला पैरा बनाएंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे, एक अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान पेशेवर निर्णय लेता है और बहुत सारे पेशेवर संदेह को लगाता है या पेशेवर संदेह को लगाते हुए अंकेक्षण करता है। एक अंकेक्षण के अंदर वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों के जोखिमों की पहचान करना, उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करना या चयन करना और निष्पादित करना एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि अंकेक्षक को अपनी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त एवं उचित हो, ये सब शामिल होता है। आगे लिखेंगे, धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप हुई मिथ्या वर्णनों को ढूंढना या उनका ना पता चल पाना की संभावना ज्यादा है वनस्पत उन मिथ्या वर्णनों के जो कि चूक की वजह से हुए हैं या गलती की वजह से हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपट के कारण हुए मिथ्या वर्णनों में बहुत सारी चीजें जैसे धोखाधड़ी, मिली भगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक करना या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन आदि शामिल होता है। परिस्थितियों में उपयुक्त अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु अंकेक्षक से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों, इसको ये भी लिखो कि इन एन ऑडिट, मैं इंग्लिश में हिंदी में दोनों बोलूंगा, इन एन ऑडिट ऑडिटर ऑब्टेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। यानी एक अंकेक्षण में इकाई के आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन की जानकारी लेना भी शामिल होता है। उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना। और लिखो इसमें, एक अंकेक्षण में इकाई के द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की रीजनेबलनेस की उपयुक्तता और संबंधता की जांच करना और क्या उसके संबंध में किए गए प्रकटीकरण तर्कसंगत है या नहीं, इसकी जांच करना भी शामिल है। यानी हम देखो, हम जब आपको ये बताते हैं ना, ये सब बताइए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है ऑडिटर करता क्या है। और अब मेरी बात मानो, सच कह रहा हूं, हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी वैल्यू हमने खुद नहीं गिरा रखी, क्योंकि हमने कभी किसी को बताया नहीं ना हमने करा क्या क्या। हमने बताया ही नहीं कि हमने आपके लिए क्या करा है। अब चूंकि हमने बताया नहीं कि हमने आपके लिए क्या करा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता कैसे चलेगा कि हमने क्या करा। तो हमने बोला कि भैया देखो, अंकेक्षण में कितनी सारी चीजें शामिल है, हम आपके द्वारा लगाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और उसकी संबंधता की भी जांच करते हैं। ये भी देखते हैं कि क्या संबंधित प्रकटीकरण तर्कसंगत है या नहीं, इस बात का भी मूल्यांकन करते हैं। लेखांकन के चालू समाधान आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो संस्था की चालू यानी सतत समुत्थान बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह प्रकट करती हो, ये भी जांच शामिल है। यानी हम लिखेंगे कि इकाई के लेखांकन के चालू यानी सतत समुत्थान, ये गलत लिखते हैं, ठीक है। लेखांकन के सतत समाधान के आधार पे प्रबंधन की उपयोगिता के आधार पे ये निष्कर्ष निकालना कि क्या प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता है। यानी प्रबंधन के द्वारा जो भी लेखांकन रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि प्रबंधन ने भी सतत समुत्थान अवधारणा की पालना करी होगी, जांच करी होगी, तो प्रबंधन द्वारा लेखों के निर्माण में उपयुक्त सतत समुत्थान की अवधारणा एवं हमें जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर जो घटनाएं या स्थितियां होती हैं उनसे जांच करना कि क्या कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कि इकाई के सतत समुत्थान पर बने रहने पर कोई संदेह उत्पन्न करती है। जब वित्तीय विवरण एक निष्पक्ष प्रस्तुति ढांचे के अनुसार तैयार किए जाते हैं तो प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करने और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है। यानी ये तो आप चाहे तो छोड़ दो तो कोई बात नहीं, ये आपके काम का भी नहीं। तो ये सब चीजें आपको अपनी रिपोर्ट में बतानी होगी, बतानी पड़ेगी कि भैया हमने इतनी सारी चीजें अंकेक्षण में शामिल करी हैं। और अभी एक और बाकी है, जब यह ऐसे 600 लागू होता हो तो समूह लेखा परीक्षा कार्य में अंकेक्षक की जिम्मेदारियों का वर्णन यह कहते हुए करना कि अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा यानी अन्य अंकेक्षकों द्वारा घटकों की वित्तीय जानकारी का अंकेक्षण किस हद तक किया जाता है, इसका संकेत देकर संस्था की वित्तीय जानकारी हेतु जिम्मेदारी का विभाजन संस्था की वित्तीय जानकारी में शामिल किया गया है। राइट, बस उदाहरण के लिए डिवीजन, शाखाओं, सहायक कंपनियों, सहायकों, अन्य घटकों को या अन्य अंकेक्षणों द्वारा किया गया लेखा परीक्षण बहुत आसान है।
मैं आसान भाषा में समझाता हूं, लिखता भी हूं आसान भाषा में। यदि अंकेक्षक द्वारा इकाई के किसी घटक अथवा शाखा का अंकेक्षण अन्य अंकेक्षक द्वारा किया गया है, अन्य अंकेक्षक द्वारा किया गया है, तो उस परिस्थिति में अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट के अंकेक्षण जिम्मेदारी पैरा में यह बताएगा कि उसने अंकेक्षण मानक 600, ये एक अंकेक्षण मानक है 600, ठीक है। वो अंकेक्षण मानक जो 600 है ना, वो इसीलिए लगाया गया है। अंकेक्षण मानक 600 जो है वो ये बताता है कि यदि अंकेक्षण करते समय हम किसी अन्य जो अंकेक्षक की मदद लेते हैं, किसी अन्य अंकेक्षक की अगर हम मदद लेते हैं, अन्य अंकेक्षक मतलब जैसे आपने शाखा का अंकेक्षण किसी और से कराया, जैसे आपने किसी अपने घटक का अगर अंकेक्षण किसी और से कराए करवाते हैं, तो अंकेक्षण मानक 600 के अनुसार एक अंकेक्षक की जिम्मेदारी क्या हो, तो आप लिखो कि हमने अंकेक्षण मानक 600 की पालना करी है, किस तरीके से आपने, किस तरीके से हमने अंकेक्षण, इस तरीके से हमने, अरे हट जाओ, अन्य अंकेक्षण द्वारा, अन्य अंकेक्षक द्वारा घटकों की वित्तीय जानकारी का उपयोग किया है, क्योंकि उसने अंकेक्षण करा होगा तो उसने अंकेक्षण रिपोर्ट बनाई होगी, तो हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि भैया उसको हमने किस तरीके से प्रयोग में लिया, ठीक है। इसके अलावा बस किस तरीके से शामिल किया गया, उपयोग में लिया एवं अपनी रिपोर्ट में शामिल करा है, अपनी जो मेन रिपोर्ट बनाएंगे ना, ये सब चीजें आप बताओगे रिपोर्ट में शामिल करा है, ये आपको अपनी रिपोर्ट में बताना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाए, ये पूरा पैरा, अभी देखो कितना बड़ा पैरा बनेगा ये जो दूसरे नंबर का पैरा है, ये कितना बड़ा पैरा बनेगा, आप देखो कितना बड़ा पैरा बनेगा इसके अंदर भाई साहब, ये इतना बड़ा पैरा ना, इसमें 3-4 चीजें हैं। आप कई लोग, मैंने जैसा कहा ना आपको शुरू में, कई लोग कहते हैं कि भैया इसको जो है बिगिनिंग में पॉइंट बना के डाल दो, कुछ कहते नहीं भैया पॉइंट बना के मत डालो, ऐसे ही डालो, ठीक है भाई ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है, उस केस में ऐसे ही डाल देंगे, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब तीसरा पैरा, अंकेक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरण अनुभाग की अंकेक्षण में अंकेक्षक प्रयोजन, ये सेम ही चीज है, सेम चीज कैसे, ये वाली जगह अन्य बातें, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसीलिए ऐसी गड़बड़ होती है। ना इसको अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको करो कॉपी, टेक्नोलॉजी का फायदा। तीसरे पैरा में क्या बोल रहा है वो, यहाँ इसको कर देते हैं पेस्ट, ये कर दिया, अरे आया ही नहीं,
देखिए ये क्या बोल रहा है, दोबारा लिख देता हूं, छोड़ो ये तो गड़बड़ करेगा। ये कह रहा है उसी वाले पैरा के लिए बात, तीसरे पैरा में, कि अंकेक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारी पैरा में निम्न शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होते हैं देखो, निम्न भी शामिल होंगे। आप कहेंगे सर ये तो ऊपर भी लिखा था, अलग से क्यों बनाया? अरे कभी कभी ये ऐसी बेवकूफ़ी कर देते ना, नीचे इन्होंने एक और बना दिया, निम्न भी शामिल होंगे, निम्न भी, ये मैं लगाना भूल गया। यानी ऊपर वाले तो मैटर शामिल ही है, बस हमने इसको अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया हमने उस रिपोर्ट से। हमने कहा यार थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ज्यादा तो नहीं करा, थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा अलग क्या है वो देखेंगे, पहले देखो क्या क्या और शामिल करेंगे। बताना कि लेखा, ये वो कह रहा है कि रिपोर्ट में बताना है कि ये बताना कि अंकेक्षक अन्य मामलों के अलावा अंकेक्षण के नियोजित दायरे और समय व महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के संबंध में प्रशासन का कार्यभार संभालने वाले व्यक्तियों के साथ साथ संचार करता है, यानी कम्युनिकेशन। जैसे आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है जिसे अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान चिन्हित करता है। यानी ये कह रहा है कि एक अंकेक्षक की वो तो है ही ऊपर जो हमने लिखा कि उचित आश्वासन प्राप्त करना कि अंकेक्षण वित्तीय विवरण मिथ्या विवरणों से मुक्त है, राय बनाना, वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट देना। उसके बाद हमने बहुत सारी और भी बातें लिखी है ना, सारवांता का अर्थ भी हमने बताया। सारे नहीं ढूंढ पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है कि सारे ढूंढ पाएंगे, ये भी बताया। फिर अब बता रहा है कि वो हम एक अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान जो भी उसका नियोजित दायरा है या समूह, नियोजित दायरा मतलब जो भी उसका डिफाइंड स्कोप है ना, क्षेत्र जो है कि उसको क्या क्या जांचना होता है क्या क्या नहीं, उसके लिए या जिस चीजों को वो चेक करेगा उनमें जो मैनेजमेंट है उसकी जो ओपिनियन है, मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति की, उससे चर्चा करना, ये भी हमारा अंकेक्षण का ही काम है। उससे चर्चा करना ये भी अंकेक्षण का काम है, ये देखने के लिए कि क्या कोई महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण कमी तो नहीं है जिसे अंकेक्षक ने अंकेक्षण के दौरान हाईलाइट करा है। सूचीबद्ध संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षक यानी अंकेक्षण में बताना कि अंकेक्षक उन लोगों के बयान प्रदान करता है जिन पर प्रशासन का कार्यभार है कि अंकेक्षक ने स्वतंत्रता के साथ संबंध में प्रासंगिक नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन किया है। सिंपल शब्दों में बोले तो अंकेक्षक ये बताएगा लिस्टेड कंपनी के केस में खासतौर पे कि उसने नैतिक आवश्यकताओं की भी पालना करी है, ये भी बताओ। सूचीबद्ध संस्था और किसी अन्य संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण में जिनके लिए प्रमुख अंकेक्षण मामलों को ऐसे 701 के अनुसार संप्रेषित किया जाता है, जो हम ऊपर पढ़कर आए थे और मैंने कहा था आगे पढ़ाऊंगा। बताएं कि प्रशासन का कार्यभार संभालने वाले व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों, लेखा परीक्षक यानी अंकेक्षक उन मामलों को निर्धारित करता है जो वर्तमान वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखा परीक्षक मामले हैं। अंकेक्षक इन मामलों का अंकेक्षण की रिपोर्ट में वर्णन करेगा जब तक कि कानून या विनियमन द्वारा सार्वजनिक पक्ष से रोका जाए। आपका नहीं है, बस इतना सा है कि अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि जो जो मामले महत्वपूर्ण है ऐसे 701 के अनुसार, अंकेक्षण मानक 701 के अनुसार, तो उसे भी बताना है, वो भी बताएगा। अगर उसे ऐसा करने से किसी लॉ ने रोका है, उस इकाई के ऊपर जो लॉ लागू होता है, जो अधिनियम लागू होता है, उसने रोका है तो एक अलग बात है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये 3 पैरा हम लोगों ने बना दिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज है ना वो रिपोर्ट में नहीं आती, ये ध्यान से सुनो, ये रिपोर्ट में कहीं नहीं है। ये तो ये बता रहे हैं कि ये जो ऊपर आपने अभी भी पैरा बनाया, कौन सा पैरा बनाया आपने अभी ऊपर अभी आपने बनाया अंकेक्षण की जिम्मेदारी पैरा, चूंकि वो बहुत बड़ा हो गया तो ये आपको रिपोर्ट में ये क्या बोल रहे हैं, वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण में अंकेक्षक की जिम्मेदारी के विवरण का स्थान, वो ये कहता है कि ये जो आपने अभी अभी अंकेक्षण जिम्मेदारी पैरा बनाया, अंकेक्षक जिम्मेदारी जो पैरा आपने बनाया, पैरा है ना, इसको आप इसे या तो आप अंकेक्षण रिपोर्ट के अंदर ही डाल दो, सबसे बढ़िया काम अंदर सम्मिलित कर दो या शामिल कर दो।
सबसे बढ़िया काम। आपको लगता है यार ये पैरा बहुत बड़ा है और इससे रिपोर्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसकी जगह दूसरा क्या कर सकते हो, एक परिशिष्ट, परिशिष्ट मतलब एनेक्स्चर के रूप में रिपोर्ट में के अंत में लगाओ और रिपोर्ट के अंदर इसका संदर्भ दे दो, अंदर इसका संदर्भ दे दे दो। यानी रिपोर्ट के अंदर लिख दो कि भैया अंकेक्षक की जिम्मेदारी जो है वो हमने इस रिपोर्ट के अंत में एक क्या लगा दिया, एक परिशिष्ट लगा दिया है, एक अनुसूची लगा दी है, वहां जाके देख लो। और यदि किसी प्राधिकरण, जैसे इकाई पे जो लागू होता है, जैसे कंपनी के केस में कंपनी अधिनियम, यदि किसी प्राधिकरण, ध्यान देना जरा, यदि किसी प्राधिकरण की वेबसाइट पर यह दिया हुआ है, यह दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसका संदर्भ, यानी आप रिपोर्ट में डाल दो कि भैया अंकेक्षक की जिम्मेदारी जो है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां जाके देखो, या उस कानून या विनियमन का आप संदर्भ दे सकते हैं जिस कानून या विनियमन के अंदर यह दिख बताई गई है, तो उसका आप एक संदर्भ भी दे सकते हो। देखिए, उपयुक्त प्राधिकारी की वेबसाइट पर ऐसे विवरण के स्थान हेतु अंकेक्षक की रिपोर्ट के भीतर एक विशिष्ट संदर्भ द्वारा, जहां कानून, विनियमन या राष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति देते हैं, हाँ देते ही हैं, कहीं पे मना नहीं करा हुआ है, आप आराम से दे सकते हो, ठीक है, तो आपको वो रिपोर्ट में डालना है, बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके से एक अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट के अंदर अंकेक्षक की जो जिम्मेदारियां हैं उनका वर्णन करता है। प्रबंधन की जिम्मेदारियों के वर्णन के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारियां आप अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे बेटा, कल इसके आगे और पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।